गुड मॉर्निंग गाइस हम माइक्रोबायोलॉजी डिस्कस कर रहे थे। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर सबसे पहले हमने उन बैक्टीरिया को डिस्कस किया जो नमूनिया काज कर रहे हैं, फिर मेनिंजाइटिस को डिस्कस किया, फिर एसटीआई को डिस्कस किया। आज हमारे पास है वो बैक्टीरिया जो डायरिया काज करते हैं। डायरिया क्या है? स्टूल हैविंग वेट मोर देन 250 ग्राम पर डे अलॉन्ग विद इंक्रीज लिक्विडिटी एंड फ्रीक्वेंसी मोर देन 3 एपिसोड पर डे। अच्छा, स्टूल जिसका वेट कितना होना चाहिए? मोर देन 250 ग्राम पर डे, जिसके अंदर लिक्विडिटी ज़्यादा हो और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो। अच्छा, हमारे पास जो डायरिया एक्यूट हो सकता है या क्रोनिक हो सकता है। कुछ डिजीज़ हैं ना जिनका एक्यूट और क्रोनिक का जो ड्यूरेशन है ना वो उनकी डिजीज़ पे है। जिस तरह हेपेटाइटिस है उसमें एक्यूट उस वक्त कहेंगे जब वो डिजीज़ क्या होगी, लेस देन 6 मंथ। मोर देन 6 मंथ होगी तो हमारे पास क्रोनिक। इस तरह आर्थराइटिस लेस देन 6 वीक ये एक्यूट होगी और मोर देन 6 वीक क्रोनिक होगी। कफ लेस देन 3 वीक एक्यूट, मोर देन 3 वीक क्रोनिक। अब आज हमारा क्या है? डायरिया। तो डायरिया एक्यूट होगा लेस देन 2 वीक और मोर देन 2 वीक हुआ तो क्रोनिक हो जाएगा। डायरिया के बाद हम डायरिया में हमारे पास दो टाइप्स, एक्यूट डायरिया एंड क्रोनिक डायरिया। एक्यूट डायरिया लेस देन 2 वीक, क्रोनिक डायरिया मोर देन 2 वीक। एक्यूट डायरिया के साथ जब भी कोई पेशेंट आएगा कि 2 डेज 3 डेज, तो वो कौन सा होगा? एक्यूट होगा। और ये मोस्टली क्या हो सकता है? इन्फेक्शियस डायरिया हो सकता है। इन्फेक्शियस डायरिया मोस्टली एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस की वजह से हो सकता है। लेकिन क्रोनिक डायरिया अगर कोई हिस्ट्री दे रहा है कि 3 वीक से है, 3 मंथ से है, 1 मंथ से है, तो वो मोस्टली मेल एब्जॉर्प्टिक सिंड्रोम की वजह से हो सकता है, जिसमें क्रोन डिजीज़ वगैरह जो हम इंशाल्लाह जीआईटी के अंदर डिस्कस करेंगे उनको। अच्छा जी, एक्यूट डायरिया के अंदर एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस की वजह से हो सकता है। गैस्ट्रोएंटराइटिस में या तो फिर इन्फ्लेमेटरी डायरिया होगा या फिर नॉन इन्फ्लेमेटरी डायरिया होगा। अच्छा, नॉन इन्फ्लेमेटरी डायरिया में क्या है कि व्हेन एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आफ्टर एंटरिंग इनटू जीआईटी वहाँ कॉलोनाइज होंगे, मल्टीप्लाई एंड रिलीज ए एक्सोटॉक्सिन। एक्सोटॉक्सिन या इंटेरोटॉक्सिन भी कहते हैं। इंटेरो का मीन जब वो इंटेस्टाइन के अंदर या जीआईटी के अंदर जाके टॉक्सिन अपना रिलीज़ करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? इंटेरोटॉक्सिन। विच इंटरफेयर विद फंक्शनिंग ऑफ जीआईटी, वो सिर्फ इंटरफेयर करते हैं। लेकिन इन्फ्लेमेटरी डायरिया के अंदर क्या होगा? व्हेन एन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आफ्टर एंटरिंग इनटू जीआईटी कॉलोनाइज, मल्टीप्लाई एंड स्टार्ट पेनिट्रेट कर देंगे या इन्विजन कर देंगे इनटू जीआईटी मिकोजा टू प्रोड्यूस इन्फ्लेमेशन ऑफ जीआईटी वाल। यहाँ पे सिर्फ इंटरफेयर कर रहे हैं जीआईटी फंक्शन को, लेकिन वहाँ क्या हो गया? पेनिट्रेट कर रहे हैं, इन्विजन कर रहे हैं जीआईटी मिकोजा के अंदर और वहाँ जाकर उसको इन्फ्लेमेशन कर रहे हैं। क्लिनिकल फीचर के अंदर कि नॉन इन्फ्लेमेटरी डायरिया तो यहाँ फीवर वगैरह नहीं होगा। जस्ट पेशेंट कंप्लेन करेगा कि वाइटरी वोमिटिंग और डायरिया है, तो हम इसको सिंपल क्या नाम देंगे? वाइटरी डायरिया। और पेशेंट कंप्लेन करेगा क्रैम्प, अब्डोमिनल क्रैम्प या अब्डोमिनल पेन की कंप्लेन करेगा। इन्फ्लेमेटरी डायरिया के अंदर फीवर होगा क्योंकि इन्फ्लेमेशन है, मलेज होगा। अच्छा, इसमें पेशेंट कहेगा कि डायरिया के साथ साथ डॉक्टर साहब ब्लड भी आ रहा है या म्यूकस भी आ रहा है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? ब्लडी डायरिया। और ब्लडी डायरिया के लिए जो टर्म यूज़ होती है उसको हम कहते हैं डायसेंट्री। फिर आएगा वोमिटिंग। वोमिटिंग में गैस्ट्रिक कंटेंट होंगे, डल या कांस्टेंट अब्डोमिनल पेन होगा। फिर पेशेंट कहेगा कि टेनिसमस। टेनिसमस होता है रिपीटेड अर्ज टू डेफिकेशन, कि हर टाइम हर्ज हो रही है वॉशरूम जाने की। ठीक है, क्यों हो सकती है? वो मोस्टली प्रोस्टाइटिस की वजह से, रेक्टल इन्फ्लेमेशन की वजह से। अब हमारे पास डायरिया है, उसकी कुछ एटियोलॉजीज़ हैं। एटियोलॉजी के अंदर हमारे पास वायरस हो सकता है, पैरासाइट हो सकता है या बैक्टीरिया हो सकता है। वायरस, नॉन इन्फ्लेमेटरी डायरिया में वायरस जो है रोटा वायरस मोस्टली बहुत ज़्यादा कॉमन है इन चिल्ड्रन, या नॉर वॉक वायरसेस। और इन्फ्लेमेटरी डायरिया के अंदर हमारे पास साइटोमेगेलो वायरस हो सकता है। पैरासाइट के अंदर गार्डिया लंबिया, गार्डियसिस जिसको हम कह सकते हैं, ये हो सकता है पैरासाइट। या फिर हमारे पास एक और कॉमन है जो HIV और एड्स के अंदर कॉमन होता है, उसको हम क्या नाम देते हैं? क्रिप्टोस्पोरोडियम। अब HIV और एड्स के अंदर जब नमूनिया हो तो उसकी अलग है। इस तरह अगर मेनिंजाइटिस हो तो उसके लिए अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अगर सपोज नमूनिया के साथ आएगा तो कौन सा पैरासाइट होगा? PCG हमने पढ़ा था, नीमोसिस्टिक जेरोवेसी। और अगर मेनिंजाइटिस के साथ आएगा तो वो हमने पढ़ा है कि कौन सा पैरासाइट होगा? टॉक्सोप्लाज्मा। इस तरह अगर HIV और एड में डायरिया हुआ तो वो कौन सा होगा? क्रिप्टोस्पोरोडियम।
ये है हमारे पास नॉन इन्फ्लेमेटरी डायरिया। और इन्फ्लेमेटरी डायरिया के अंदर हमारे पास पैरासाइट कौन सा होगा? एंटामेबा हिस्टोलीका। और इसके जो डायरिया होगा या डायसेंट्री होगा, इसको हम क्या नाम देंगे? अमेबिक डायसेंट्री का नाम भी देते हैं। इसके बाद आ जाता है बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया के अंदर हमारे पास कौन सा है? इंटेरोटॉक्सिक बैक्टीरिया नॉन इन्फ्लेमेटरी में, और इन्फ्लेमेटरी के अंदर हमारे पास कौन से होंगे? इंटेरो इन्वेसिव बैक्टीरिया। इंटेरोटॉक्सिक और इंटेरो इन्वेसिव क्यों कहा? कि यहाँ जीआईटी के अंदर जाके सिर्फ अपना टॉक्सिक रिलीज़ करेंगे, लेकिन वो जो है वो जीआईटी के अंदर जाके जीआईटी के वॉल को इन्वेजन करेंगी, पेनिट्रेट करेंगी और इसके मिकोजा को इन्फ्लेम करेंगे। इसके अंदर हमारे पास कौन सा है? सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वाइब्रो कोलरा। वाइब्रो अपना टॉक्सिक रिलीज़ करेगा और क्या करेगा? डायरिया कॉज करेगा। या फिर इंटेरोटॉक्सिक इकोलाई हो सकता है, जिसको हम ट्रैवलर डायरिया भी कहते हैं। एक हमने पढ़ा था ट्रैवलर नमूनिया, और एक हमने पढ़ा है ट्रैवलर डायरिया। ट्रैवलर नमूनिया हमारे पास कौन सा था? लिजोनेला। अगर आपको याद हो कि हम नमूनिया के अंदर एक चीज़ पढ़ी थी कि नमूनिया जो है एटिपिकल नमूनिया के अंदर हमने लिजोनेला पढ़ा था। लिजोनेलिसिस भी उसको नाम दिया था, जो कि हमने कहा था कि बैक्टीरिया जो है वो क्या है? टिपिकल बैक्टीरिया है, लेकिन जो वो नमूनिया काज कर सकता है वो क्या है? एटिपिकल नमूनिया काज करता है। या सिंपल आप जस्ट याद करें कि ट्रैवलर डायरिया कौन सा होगा? इकोलाई, इंटेरोटॉक्सिक इकोलाई। और ट्रैवलर नमूनिया का होगा लिजोनेला। या इसकी वजह से इसके साथ फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया जो है हमारे पास स्टेफिलोकोकस ऑरियस हो सकता है, बैसिलस सीरस हो सकता है, या क्लास्ट्रीडियम परफिंजिंग हो सकता है। ये तीन जो है ना, ये हमारे पास वाटरी डायरिया कॉज करेंगे। दूसरा हमारे पास है इंटेरो इन्वेसिव बैक्टीरिया, जिन्होंने जीआईटी के अंदर इन्होंने पेनिट्रेट होना है, इन्वेजन होनी है और जीआईटी मिकोजा को इन्वॉल्व करना है, इसको इन्फ्लेम करना है। उसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या है? साल्मोनेला टाइफी, टाइफाइड फीवर कॉज करेगा। और उसके बाद शिगेला है, बैसिलरी डायसेंट्री करेगा। एक पैरासाइट हमने पीछे पढ़ा है एंटामेबा हिस्टोलिका, जो कि अमेबिक डायसेंट्री करेगा। और एक है हमारे पास बैसिलरी डायसेंट्री, जो कि शिगेला कॉज करेगा। इंटेरो इन्वेसिव इकोलाई, वहाँ कौन सा था? इंटेरोटॉक्सिक इकोलाई। यहाँ क्या है? इंटेरो इन्वेसिव इकोलाई। ये हम एक है, इसको दूसरा नाम देते हैं 07157 से भी याद रखा जाता है। ये हमारे पास इन्फ्लेमेटरी डायरिया कॉज करेगा। इसके अलावा ये एक और चीज़ भी कॉज करता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम। ये जब हम पढ़ेंगे ना इसके अंदर अच्छा, हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम, ये जब हम हेमाटोलॉजी पढ़ेंगे ना उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। उसके अंदर 4 डिजीज़ होती हैं। एक आई थिंक सो फीवर होता है, एक होता है रीनल फेलियर हो सकता है, और एक होता है पैनसाइटोपिनिया हो सकता है, और एक हो माहा, इस तरह की डिजीज़ थी। ये चार इन इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, तो कंफाइलोबैक्टर जिजिनी, इसके अलावा हो सकता है यर्सीनिया, इंटेरो कोलिटिका हो सकता है। ये हमारे पास कौन से होते हैं? बैक्टीरिया हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ है हमारे पास साइटोटॉक्सिक प्रोडक्शन, जो कि टॉक्सिक प्रोड्यूस करके भी इन्फ्लेमेटरी डायरिया कॉज कर सकते हैं। उनके अंदर हमारे पास कौन सा है? क्लास्ट्रीडियम डिफिसिल। ये आपने अगर जब स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़ पढ़ा था ना, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि क्लास्ट्रीडियम की कौन सा है? ये एनारोबिक बैक्टीरिया है। जब हम भी कोई एनारोबिक बैक्टीरिया है, लेकिन जब हम कोई भी एंटीबायोटिक लेंगे, सपोज पेंसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, ये चीज़ें लेंगे हम, तो वो क्या करेंगे? जीआईटी के जो नॉर्मल फ्लोरा उसको क्या कर देंगे? डिस्ट्रॉय कर देंगे। डिस्ट्रॉय करने के बाद हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा? क्लास्ट्रीडियम डेफिसिल। क्लास्ट्रीडियम डेफिसिल क्या हो जाएगा? इसकी ओवर ग्रोथ होगी। ओवर ग्रोथ के बाद ये जीआईटी को इन्वॉल्व करेगा, उसको इन्फ्लेम करेगा, और इन्फ्लेम करने के बाद ये वाटर को अब्जॉर्ब नहीं होने देगा। जब वाटर अब्जॉर्ब नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? डायरिया हो जाएगा। इट इज़ अ साइड इफेक्ट ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबॉडीज़, पेंसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, इनका ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। इसकी वजह से जो जीआईटी की जो वॉल है ना, उसके ऊपर एक और जो है ना मेम्ब्रेन हो जाती है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? सूडो मेम्ब्रेन। सूडो, इसको हम नाम देते हैं सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस। और हम पढ़ चुके हैं कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनारोबिक बैक्टीरिया इज़ मेट्रोनिडाजोल।